हे वेलकम टू एजुकेशन रैपिडली यूट्यूब चैनल। एजुकेशन रैपिडली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और 20 क्वेश्चनों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़े हैं। तो गाइस, इस वीडियो को देखना ना भूलें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान आया था? तो आंसर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकप्रिय रूप से एंटी डिफेक्शन या दल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, इस संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो पर उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 263 संविधान के किस संविधान से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्य परिषद। ओके गाइज, अंतर्राज्य परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन सरकार या आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इंटर स्टेट काउंसिल 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के समाधान के लिए बना है। संविधान तथा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल का सदस्य होता है। ठीक है गाइस, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौंडीचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? पौंडीचेरी को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो पौंडीचेरी को 14वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1962 में शामिल किया गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो गाइज, इसके ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिसिटर जनरल कैसा पद होता है? आंसर, सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक पद होता है। ठीक है, संवैधानिक पद नहीं होता है, यह एक वैधानिक पद होता है। चलिए चलते हैं आगे।
सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसे कहते हैं हम, आर्टिकल 76 के अनुसार एक संवैधानिक पद होता है, ठीक है। ये महान्यायवादी जो होता है ये एक संवैधानिक पद होता है, और अटॉर्नी जनरल यानी सॉलिसिटर जनरल जो होता है, सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक पद होता है, ठीक है। आगे चलो। कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारत पुरातत्व संस्थान को, ये भारत नहीं है, भारतीय है, संस्थान को वायसराय लॉर्ड कैनिंग की मदद से अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था। ये 1861 में, 1861 में, थोड़ा चल नहीं रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1905 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में रेल मंत्री की सहायता के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड को मुख्य प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया। 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड की संरचना को 8 सदस्य से 5 सदस्य करने की मंजूरी दी, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होंगे। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये कौन सी होती है गाइस? ये होती है लोक लेखा समिति, जिसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। लोक लेखा समिति का काम भारत सरकार के खर्चों, वित्तीय मामलों का हिसाब रखना है, ठीक है, कि मतलब कि कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था गाइस, 1921 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोक लेखा समिति अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष से होता है। वर्तमान में लोक लेखा समिति अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य यानी 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा, और 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनका दोनों का लगभग काम एक सा ही होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए थे? तो ये गाइस 1976 में किए गए थे, 1976 में। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद
51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अब एक मतलब 7वां जो मौलिक अधिकार था वो कौन सा था? मतलब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था वो 7वां था मतलब। ठीक है, तो परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अतः मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई। अब ये 6 कौन कौन से हैं? ये 6 हैं समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 तक आता है। और चौथा कौन सा हो जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक हो जाता है। ठीक है, और 5वां कौन सा है? संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक। ठीक है, और छठा लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को ही हक है ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 यानी सेकंड में उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय, अब उच्चतम न्यायालय के बारे में देखिए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई थी। भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन होता है एकदम, तथा इनके विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। मतलब ये एक बोले तो फाइनल होता है, मतलब इसके बाद कोई और कोर्ट नहीं होता। ठीक है, और कहीं अपील नहीं की जा सकती, इसके अलावा सबसे बड़ा होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करता है इसकी भी। भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए इसके बारे में देखिए, आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी एक मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, मतलब बोले तो सरकार का एक तरह से वकील होता है। ठीक है, भारत सरकार का, ये देखिए, भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी की योग्यता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल कितने से कितने तक चला था? 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था। वर्तमान में महान्यायवादी, ये तो आप जानते होंगे, के वेणुगोपाल हैं। महान्यायवादी पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। अब देखिए पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है,
राजस्थान जिले के नागौर जिले में हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरंभ किया था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए समितियां गठित की गई थी। ठीक है, तो ये समितियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं ना एक बार। पहली हो जाती है बलवंत राय मेहता समिति। ये केवल पंचायती राज से जुड़ी हुई थी ये सारी की सारी। अशोक मेहता समिति दूसरी हो जाती है, अशोक मेहता समिति 1977। और तीसरी समिति हो जाती है PVK राय समिति 1985। और ये 64वां जो संविधान संशोधन था ना 1989 वाला, ये भी पंचायती राज से ही जुड़ा हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन भी इसी से ही जुड़ा हुआ था, जो कि 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो ये कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। तो वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। चलिए, आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था है। पहला हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के अनुसार आता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है तथा निम्न क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो वो निम्न क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाता है युद्ध के समय की जाती है एक तो। दूसरा बाह्य आक्रमण के समय। तीसरा सशस्त्र विद्रोह के समय। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार भारत चीन युद्ध के समय यानी 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी पहली बार। और दूसरी बार भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर 1971 को की गई थी दूसरी बार। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरी बार जो की गई थी वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण 26 जून 1975 को की गई थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा 3 प्रकार के आपातकाल बताए थे ना, तो पहला हो गया अब दूसरा है राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं दूसरा आपातकाल। आर्टिकल 356 के अनुसार आता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर तथा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये राज्य के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। वैसे तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। आर्टिकल 360 के अनुसार आता है। आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ये भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारतीय प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के लिए संसद की सदस्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। जैसे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो थे, मतलब इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के बाद मतलब सदस्यता अपनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 74 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था, जिनका मतलब इनका जो कार्यकाल था वो था 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा नहीं आए। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के व राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां व 395 अनुच्छेद थे। संविधान की 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। ये 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 1951 में जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन? पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1985 में जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन वही है जो जिससे पंचायती राज संबंधित है। ठीक है गाइस, अधिनियम द्वारा 1952 द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1952 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। ठीक है। तमिलनाडु राज्य को आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची में। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये भी अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है केवल। ठीक है, लोकसभा के बारे में देखिए। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 तथा वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 545। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे, ये तो आपको पता ही होगा। और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? ओम बिरला साहब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष का जो रहा था वो कौन थे? बलराम झाकड़ का रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राज्यपाल के बारे में देख लीजिए। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आर्टिकल 150 के अनुसार। देखिए नोट करके लिखा हुआ है मैंने। पंजाब का राज्यपाल पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक होता है तथा दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन तथा द्वीप में राज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर राज्यपाल नहीं चलता, वहाँ पर प्रशासक चलता है। ठीक है, जैसे कि ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन तथा द्वीप हो गए। और मतलब इन राज्यों में क्या चलता है? मतलब इन केंद्र शासित प्रदेशों में उप प्रशासक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है उपराज्यपाल इनके शासित प्रदेशों में। ठीक है, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ राज्यपाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, और यहाँ पर लिखना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल मतलब कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को बने थे। ठीक है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था SC मुखर्जी और TT कृष्णा माचरी। TT कृष्णा माचरी थे। ठीक है, 2 उपाध्यक्ष सॉरी। संविधान सभा की कुल बैठक 12 बैठक हुई थी, जो कितने वर्ष तक चली थी, मतलब कितने टाइम तक चली थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली थी और कुल 114 दिन बहस हुई थी इन पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? ये एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, भारत को प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। प्रिम्बल होती क्या है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, मिरर भी कहा जाता है एक तरीके से इसे, तथा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का केंद्र भारत के लोग हैं। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटों की व्यवस्था है? तो कितने प्रकार की रिटों की व्यवस्था है? ये 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था है। आर्टिकल 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। वो देख लेते हैं रिट, ये 5 कौन कौन सी हैं। ये देखिए 5 ये हैं। पहली हो जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी परमादेश हो जाती है, मैंडेमस बोलते हैं जिसे, और तीसरी हो जाती है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ठीक है, और चौथी उत्प्रेषण यानी सरसरी बोलते हैं जिसे हम। 5वीं अधिकार प्रक्षालिका, जिसे क्यों वारंटो बोला जाता है। ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।